Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kyathal. Today is 7th April 2022 and today's important MCQs for upcoming nursing recruitment exams are: first question, which of the following roommates would be best for client newly admitted with gastric resection? इन चारों ऑप्शंस में से उस पेशेंट को आपको सेलेक्ट करना है जो कि गैस्ट्रिक रिसेक्शन वाले पेशेंट के लिए रूममेट बनाया जा सकता है। यानी कि सिंपली कहें तो गैस्ट्रिक रिसेक्शन वाले पेशेंट के साथ उसे रूम में शिफ्ट किया जा सकता है। ऑप्शन ए, अ क्लाइंट विथ क्रोहान्स डिजीज। ऑप्शन बी, अ क्लाइंट विथ निमोनिया। ऑप्शन सी, a client with gastritis. Option D, a client with phlebitis. किस पेशेंट को गैस्ट्रिक रिसेक्शन वाले पेशेंट के साथ आप रख सकते हैं? The right answer is option D. फ्लेबाइटिस वाले पेशेंट को हम गैस्ट्रिक रिसेक्शन वाले पेशेंट के रूम में शिफ्ट कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आइए इन सभी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। मोस्ट सुटेबल रूममेट फॉर द क्लाइंट विद गैस्ट्रिक रिसेक्शन इज द क्लाइंट विद फ्लेबाइटिस बिकॉज फ्लेबाइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लड वेसल एंड इट इज नॉट इन्फेक्शियस। फ्लेबाइटिस कंडीशन का मतलब होता है कि पेशेंट की किसी ब्लड वेसल के अंदर सूजन आना, इन्फ्लामेशन का आना, और इस प्रकार की कंडीशन वाला पेशेंट किसी भी प्रकार से गैस्ट्रिक रिसेक्शन वाले पेशेंट को प्रभावित नहीं कर सकता, इन्फेक्शन नहीं दे सकता। तो इस पेशेंट को हम गैस्ट्रिक रिसेक्शन वाले पेशेंट के साथ शिफ्ट कर सकते हैं। Stomach resection surgery, also sometimes known as gastrectomy, यहाँ पर जो गैस्ट्रिक रिसेक्शन सर्जरी कही गई है उसे आप गैस्ट्रेक्टोमी सर्जरी के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ अ प्रोसीजर दैट इन्वॉल्व सर्जरिकली रिमूविंग अ पार्ट ऑफ स्टमक। गैस्ट्रेक्टोमी प्रोसीजर में हम स्टमक का एक हिस्सा काट कर सर्जरी द्वारा रिमूव कर देते हैं। मान लीजिए ये स्टमक है, हमने सर्जरी द्वारा स्टमक के इस हिस्से को काट कर अलग कर दिया और इस रिमेनिंग पोर्शन को यहाँ से वापस इस जगह पर कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं। दिस इज कॉल्ड द गैस्ट्रिक रिसेक्शन सर्जरी। इट इज अ सीरियस ऑपरेशन एंड रिकवरी फ्रॉम कन्वेंशनल स्टमक रिसेक्शन सर्जरी कैन बी लेंदी। गैस्ट्रेक्टोमी जो प्रोसीजर है ये एक बड़ा ऑपरेशन माना जाता है और इस ऑपरेशन के बाद पेशेंट का जो रिकवरी टाइम है वो नॉर्मल स्टमक सर्जरी की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है। यानी लंबे समय तक हमें पेशेंट की केयर करनी होती है। गैस्ट्रिक रिसेक्शन रिमेन्स द प्रिफर्ड सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर मैनी डिजीजेज ऑफ स्टमक इंक्लूडिंग मैलिग्नेंसी, पेप्टिक अल्सर, बैरियाटिक प्रोसीजर्स। अगर किसी पर्सन को स्टमक एरिया में कैंसर हो जाए, पेप्टिक अल्सर जो कि मेडिकल मैनेजमेंट द्वारा ठीक नहीं हो रहा है, या फिर पर्सन को वेट रिडक्शन करवाना है तो उसके लिए की जाने वाली बैरियाटिक प्रोसीजर, इन सभी सर्जरीज के अंदर हम स्टमक का एक पार्ट रिमूव करते हैं, सर्जरी द्वारा उस अफेक्टेड पार्ट को रिमूव करते हैं। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। Crohn's disease client have frequent stools that might spread infection to surgical client. Crohn's disease से सफरिंग पेशेंट जो होते हैं उनमें लगातार स्टूल पास करने की फ्रीक्वेंसी देखी जाती है और इस पर्सन को यदि गैस्ट्रेक्टोमी के पेशेंट के साथ रखा जाएगा
तो वो उसे डिस्टर्ब करेगा और उसमें इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकता है। निमोनिया क्लाइंट इज कफिंग एंड विल डिस्टर्ब द गैस्ट्रिक क्लाइंट। और ऑप्शन में दिए हुए निमोनिया पेशेंट को यदि आप इसके साथ रखते हैं तो वो भी सूटेबल नहीं माना जाएगा। अ क्लाइंट विद गैस्ट्राइटिस इज वॉमिटिंग एंड हैज डायरिया ऑल्सो डिस्टर्ब द गैस्ट्रिक क्लाइंट। अगर आप गैस्ट्राइटिस वाले पेशेंट को इसके साथ रखते हैं तो वहां पर भी आपको वॉमिटिंग और डायरिया के फ्रीक्वेंट एपिसोड्स देखने को मिलते हैं जो कि गैस्ट्रेक्टोमी वाले पेशेंट को प्रभावित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल एनेस्थीसिया, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसेशन डिसअपियर्स लास्ट। किसी पेशेंट को सर्जरी से पहले आपने जनरल एनेस्थीसिया दिया है, इस पेशेंट में सबसे आखिरी में कौन सा सेंसेशन लॉस होगा ये आपको बताना है। इसकी कॉन्शियसनेस, प्यूपिल रिस्पॉन्स, हियरिंग रिस्पॉन्स या पेन रिस्पॉन्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, हियरिंग। जब भी हम पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया देते हैं तो सबसे आखिरी में उसकी सुनने की क्षमता जाती है, यानी हियरिंग सेंसेशन लॉस होता है। क्वेश्चन नंबर 3, द नर्स इज ऑब्जर्विंग अ क्लाइंट who is learning to perform Burger Allen exercises. The nurse knows that the client is performing these exercises correctly when the client observed doing what? आपको सिंपली इस क्वेश्चन में उस ऑप्शन को एज अ आंसर सेलेक्ट करना है जिसमें बर्गर एलन एक्सरसाइज किस तरह से परफॉर्म की जाती है इसे बताया जा रहा हो। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 अल्टरनेटिवली dorsiflexion and plantar flexing the feet while the legs are elevated। क्लाइंट अपने पैरों को ऊपर उठाकर डॉर्सीफ्लेक्शन करे, प्लांटर फ्लेक्शन करे, या फिर मसाजिंग द लेग्स बिगनिंग एट द फीट एंड मूविंग टुवर्ड द हार्ट। अपने पैरों में डिस्टल पार्ट से यानी पैरों की उंगलियों की तरफ से मसाज करना शुरू करते हुए हार्ट की तरफ लेकर आना, या फिर अल्टरनेटिवली वॉकिंग शॉर्ट डिस्टेंस एंड रेस्टिंग विथ लेग्स एलिवेटेड। पेशेंट कुछ समय वॉक करके रेस्ट लेता है और अपने पैरों को ऊपर उठाकर रखता है, या फिर एलिवेटिंग द लेग्स देन डैंगलिंग दैम एंड देन लाइंग फ्लैट फॉर 3 minutes इन ईच पोजीशन। पेशेंट अपने पैरों को ऊपर उठाएगा यानी एलिवेट करेगा और फिर उन्हें नीचे लटकाएगा, डैंगलिंग करेगा और फिर 3 मिनट तक फ्लैट लाइंग पोजीशन में रहेगा। कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको ये बताना है। The right answer is option 4. In Burger Allen exercise, the feet are elevated until they blanch. बर्गर एलन एक्सरसाइज के अंदर पेशेंट अपने पैरों को तब तक एलिवेट करके रखता है जब तक वो ब्लैंच ना हो जाएं, यानी वहाँ पर सर्कुलेशन कुछ हल्का ना हो जाए। देन डैंगल्ड अंटिल दे रेडन। उसके बाद वो अपने पैरों को नीचे लटका कर रखता है जब तक कि वो रेड ना हो जाएं। एंड देन स्ट्रेच आउट वाइल द क्लाइंट इज लाइंग फ्लैट। अब वह अपने पैरों को सीधा लेटकर स्ट्रेच आउट करता है। ये पूरा प्रोसेस या ये पूरी एक्सरसाइज बर्गर एलन एक्सरसाइज कहलाती है। दिस प्रमोट्स आर्टेरियल सर्कुलेशन टू द फीट। डॉर्सीफ्लेक्शन, ये जो एक्सरसाइज परफॉर्म की गई है यहाँ पर,
इस एक्सरसाइज के द्वारा मेन जो हमारा पर्पस है वो ये है कि पर्सन के फीट एरिया में यानी पैरों में सर्कुलेशन को बेहतर बनाना, आर्टरियल सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए बर्गर एलन एक्सरसाइज करवाई जाती है। Dorsiflexion and plantar flexing the feet help to maintain range of motion but not the Burger Allen exercise। अगर पेशेंट अपने पैरों को, जैसे कि मान लीजिए ये उसके पैर हैं, अगर ये अपने पैरों को डॉर्सीफ्लेक्स करता है या फिर प्लांटर फ्लेक्स करता है यानी अपने पंजों को ऊपर नीचे की मूवमेंट कराता है, तो इस एक्सरसाइज को करने के कारण रेंज ऑफ मोशन इस एरिया का बेहतर हो सकता है, लेकिन ये बर्गर एक्सरसाइज नहीं है। The client with peripheral vascular disease should never massage the legs because the high risk of dislodging of thrombus if one is present। जिन पेशेंट्स के अंदर थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हुआ है लेग के अंदर, उन्हें कभी भी अपने बॉडी पर मसाज नहीं करना चाहिए, लेग पे मसाज नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए ये पेशेंट का लेग है और इस पेशेंट के यहाँ पर डीप वेन के अंदर कोई क्लॉट बना हुआ है, थ्रोम्बस बना हुआ है, अगर इस पेशेंट ने अपने लेग्स में किसी भी प्रकार से मालिश की, मसाज की, तो ये थ्रोम्बस यहाँ से निकलकर ऊपर की तरफ मूव कर सकता है और फिर लंग्स में जाकर लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है। इसलिए कभी भी आपको थ्रोम्बस फॉर्मेशन का शक होने पर मसाज नहीं करना है। वॉकिंग प्रमोट्स वीनस सर्कुलेशन बट इट इज़ नॉट द बर्गर एलन एक्सरसाइज। वॉक करने से वीनस सर्कुलेशन बेहतर होता है, लेकिन ये बर्गर एलन एक्सरसाइज नहीं है जो कि ऑप्शन में दिया गया था। होपफुली आप समझ गए होंगे कि बर्गर एलन एक्सरसाइज क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीई? पीपीई का फुल फॉर्म आपको बताना है। पेशेंट प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट, प्राइमरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। आप सभी ने कॉन्फिडेंटली इस क्वेश्चन का आंसर दिया है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। पीपीई किट का फुल फॉर्म पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। अ 2 years old child admitted with a diagnosis of pneumonia was administered antibiotics, fluid and oxygen। एक 2 साल का बच्चा जिसे न्यूमोनिया था और एडमिट करवाया गया हॉस्पिटल में, अब इस बच्चे को एंटीबायोटिक्स, फ्लूइड और ऑक्सीजन थेरेपी दी जा रही है। The client's temperature increased until it reached 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस बच्चे का टेम्परेचर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंचता है। When notified, the healthcare provider determined that there was no need to change treatment even though the child had a history of febrile seizures। इस बच्चे को पहले भी सीजर्स आ चुके हैं। आपने इस पूरी सिचुएशन के बारे में डॉक्टर को इन्फॉर्म किया, लेकिन डॉक्टर ने किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट चेंज नहीं किया। ऑल्दो कंसर्न द नर्स टुक नो फर्दर एक्शन, और इसके बाद नर्स ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। लेटर द चाइल्ड हैड अ सीजर दैट रिजल्टेड इन न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट। इसके बाद बच्चे को एक बार फिर सीजर आता है और इस सीजर के बाद बच्चे में न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट्स हो जाते हैं, यानी उसे मानसिक विकृति जैसी घटना हो जाती है। लीगली हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चाइल्ड्स इंजरी? अगर इस बच्चे के पेरेंट्स केस करते हैं तो इस सिचुएशन में इस घटना के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा? होपफुली आप समझ गए होंगे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। बच्चे में 103 बुखार था, सीजर्स भी आए,
आपने एज अ नर्स डॉक्टर को इन्फॉर्म किया, लेकिन डॉक्टर ने ट्रीटमेंट को चेंज नहीं किया और इसके बाद बच्चे को एक बार फिर से सीजर्स आते हैं और बच्चे में न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट कंडीशन हो जाती है, तो लीगली कौन रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट हेल्थ केयर प्रोवाइडर बिकॉज दिस डिसीजन टुक प्रीसीडेंस ओवर द नर्सेस कंसर्न। इस सिचुएशन में डॉक्टर को हेल्थ केयर प्रोवाइडर को रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा क्योंकि नर्स के द्वारा बताने के बाद भी उसने ध्यान नहीं दिया, डिसीजन नहीं लिया। ऑप्शन 2 कहता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर बिकॉज ऑफ टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चाइल्ड्स हेल्थ एंड ट्रीटमेंट रेजिमेंट। बच्चे की पूरी केयर की जिम्मेदारी डॉक्टर की होती है, इसलिए डॉक्टर को रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। या फिर नर्स बिकॉज फेलियर टू फर्दर क्वेश्चन द हेल्थ केयर प्रोवाइडर अबाउट द चाइल्ड्स स्टेटस प्लेस द चाइल्ड एट रिस्क। नर्स को रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा क्योंकि उसे जानकारी होते हुए भी उसने डॉक्टर से इस बारे में दबाव देकर और बात नहीं की। या फिर नीदर बिकॉज हाई फीवर्स आर कॉमन इन चिल्ड्रन एंड द हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैड लिटिल कॉज ऑफ कंसर्न। यहाँ पर ना तो डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा ना ही नर्सेस, बिकॉज बच्चों के अंदर हाई टेम्परेचर काफ़ी नॉर्मल माना जाता है और इसलिए किसी का दोष नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर? बहुत ही सोच समझ के बारीकी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। दिस इज एनक्लेक्स पैटर्न टाइप क्वेश्चन एंड this is for the students who are preparing upcoming NORCET 2022 exam. The right answer is option 3. Yes, it is the nurse responsibility to foresee potential harm and prevent risk by acting a client's advocate. आपने अपनी ग्रेजुएशन के दौरान ये पढ़ा होगा कि नर्स का एक रोल होता है कि वो क्लाइंट की एडवोकेट की तरह काम करती है, पेशेंट की वकील की तरह, एडवोकेट की तरह काम करती है। नर्स को पता था कि पेशेंट की स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उसने डॉक्टर पर दबाव नहीं डाला, डॉक्टर को पूरा अटेंशन देने के लिए नहीं कहा, इसलिए यहाँ पर नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाएगी, नर्सेस को गिल्टी माना जाएगा और सभी लीगल चार्जेस नर्स पर लगाए जाएंगे, ना कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर के। याद रखिएगा, जब भी आप नर्सिंग ऑफिसर बन जाते हैं तो आपको जो पेशेंट ड्यूटी के दौरान असाइन किया गया है, अगर आपने उस पेशेंट की पूरी तरह से केयर नहीं की, डॉक्टर को उसमें होने वाले कॉम्प्लिकेशंस के बारे में नहीं अच्छे से बताया, तो अगर लीगल एक्शन होता है तो आपको भी यहाँ पर जिम्मेदार माना जाएगा। सो बी अवेयर ऑफ दैट। चीज़ें हम जब व्यवहारिक चीज उसमें देखते हैं तो काफ़ी सिंपल दिखाई देती हैं, लेकिन जब कभी भी कोई लीगल मैटर फंस जाता है, केस हो जाता है, तो वहाँ पर एक एक चीज़ पर बहुत ही ध्यान दिया जाता है और डिसीजन कुछ भी हो सकता है। तो आपको हमेशा अपनी ड्यूटी पूरे 100% एफर्ट्स के साथ करनी है, क्योंकि आप वेल क्वालिफाइड, वेल ट्रेंड हेल्थ पर्सनल्स हैं। Question number 5. Which of the following antibodies occurs as a pentameric structure? इम्यूनोग्लोबुलिन में कौन सा एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन पेंटामेरिक स्ट्रक्चर वाला होता है? IgA, IgG, IgE, IgM। The right answer is option D. याद रखने के लिए आप M की स्ट्रक्चर को इस प्रकार से याद रखें। M के अंदर 5 कॉर्नर्स हैं और हर कॉर्नर पे आप यदि एक डॉट बिठा देते हैं तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि 5
डॉट्स वाला या पेंटामेरिक स्ट्रक्चर वाला एंटीबॉडी है इम्यूनोग्लोबुलिन एम। होपफुली अब आप इसे नहीं भूलेंगे। पेंटामेरिक स्ट्रक्चर होती है इम्यूनोग्लोबुलिन एम की, बिकॉज इसके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स की 5 सब यूनिट्स होती हैं। IgM has a pentameric structure because it consists of 5 immunoglobulin subunits. IgM is also called millennial molecule because it is a heavy molecule with a molecular weight of 90,000 to 1 lakh. इम्यूनोग्लोबुलिन एम को हम मिलेनियर मॉलिक्यूल के नाम से भी जानते हैं बिकॉज इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, हैवी होता है, अप्रोक्सीमेटली 90,000 टू 1 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज मॉनिटरिंग अ प्रीटर्म न्यूबॉर्न इन्फेंट फॉर manifestations of respiratory distress syndrome. The nurse should monitor the infant for which manifestation? As a nurse, आप किसी प्री टर्म न्यूबॉर्न बेबी में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है या नहीं, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा सिम्टम क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे? प्री टर्म न्यूबॉर्न का मतलब है ऐसे बच्चे जिनका जन्म 37 सप्ताह की प्रेगनेंसी के कंप्लीट होने से पहले हुआ हो। इस प्रकार के बच्चों में लंग्स जो होते हैं इमैच्योर होते हैं ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ सर्फेक्टेंट। आपके ऑप्शंस हैं एक्रोसाइनोसिस, एम्फाइसीमा, इंटरस्टिशियल एडिमा। ऑप्शन 2 एक्रोसाइनोसिस, एपनिया, pneumothorax and grunting. Option 3 barrel shaped chest, acrocyanosis and bradycardia. Option 4 cyanosis, tachycardia, retraction, grunting and nasal flaring. The right answer is option 4. रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होने पर साइनोसिस, टैकिपनिया, रिट्रैक्शन, ग्रंटिंग रेस्पिरेशन और नेजल फ्लेयरिंग जैसी फाइंडिंग देखने को मिलती हैं। आइए इसके बारे में और जान लें। द न्यूबॉर्न इन्फेंट विथ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम may present with clinical manifestation of cyanosis, tachypnea or apnea, chest wall retraction, audible gruntings, nasal flarings. Acrocyanosis, bluish discoloration of hand and feet, is associated with immature peripheral circulation and is not uncommon in first few hours of life. Acrocyanosis का मतलब है कि न्यूबॉर्न बेबीज में पेरिफेरल सर्कुलेशन का के मैच्योर ना होने के कारण उसके फीट और हैंड्स पर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती और इसके कारण वो कुछ नीले दिखाई देते हैं। ऑप्शन 1, 2 and 3 do not indicate clinical signs of RDS. The presence of retraction indicates respiratory distress and possible hypoxemia. अगर बच्चे में रिट्रैक्शन मौजूद है तो इसका मतलब है बच्चा रेस्पिरेशन रिलेटेड डिस्ट्रेस में है और उसमें हाइपोक्सीमिया हो सकता है। हाइपोक्सीमिया का मतलब है ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होना। टेक स्क्रीनशॉट, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एसाइटिस अकर्स ड्यू टू। होपफुली आप जानते होंगे एसाइटिस क्या है। एसाइटिस कंडीशन के अंदर पेशेंट का जो एब्डोमेन है वहाँ पर एबनॉर्मल फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है जिसके कारण पर्सन का एब्डोमेन नॉर्मल की तुलना में ज़्यादा बाहर की तरफ निकला हुआ दिखाई देता है। दिस इज़ द एसाइटिस कंडीशन। क्या इसका कारण हाइपर एल्ब्यूमिनीमिया है या फिर हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया है या फिर हाइपोकैलीमिया है या फिर हाइपर कैलीमिया है?
Abnormal fluid accumulation in peritoneal cavity space is called ascites, and what is that reason? The right answer is option A. Sorry, it is a typing error. It is option B. एल्ब्यूमिन की कमी होने पर एसाइटिस कंडीशन देखी जाती है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन हमारे प्लाज्मा में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन टाइप है। क्वेश्चन नंबर 8, वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल माना जाता है? टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल या बीटा सेल? The right answer is option A. सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए टी लिम्फोसाइट्स रिस्पॉन्सिबल मानी जाती हैं, जबकि बी लिम्फोसाइट्स जो हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जाती हैं। दोनों ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं और इस क्वेश्चन को प्रीवियस एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। The nurse is checking post-operative prescription and planning care for a 110-pound child after spinal fusion. किसी 110 पाउंड वजन वाले बच्चे में स्पाइनल फ्यूजन प्रोसीजर किया गया है और इस बच्चे की एज अ नर्स आप पोस्ट ऑपरेटिव केयर कर रहे हैं। इस बच्चे को मॉर्फिन सल्फेट प्रिस्क्राइब किया गया है 8 mg subcutaneously every 4 hourly. The pediatric medication reference states that safe dose is 0.1 to 0.2 mg per kg per dose every 3 to 4 hours. अगर हम बच्चों में मॉर्फिन की सेफ डोज की रेंज को देखें तो ये होती है 0.1 से लेकर 0.2 mg पर kg पर डोज एवरी 3 से 4 घंटों में। इस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर आपको ये बताना है कि जो ये 8 mg सबक्यूटेनियस हर 4 घंटे में पेन होने पर देने का प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर द्वारा जो दिया गया है, क्या वो सही है या नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 द डोज इज टू लो, ये जो डोज है ये काफ़ी ज़्यादा कम है, या फिर डोज इज टू हाई, ये डोज बहुत ही ज़्यादा है, या फिर द डोज विद इन सेफ डोज रेंज, ये डोज बिल्कुल परफेक्ट है, या फिर देयर इज़ नॉट इनफ इंफॉर्मेशन टू डिटरमाइन द सेफ डोज। इस क्वेश्चन में पूरी जानकारी नहीं दी गई है जिसके बिहाफ पर हम ये निर्धारित कर सकें कि ये डोज कंप्लीट है या नहीं। एक्सीलेंट गाइस, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ये जो डोज यहाँ पर प्रिस्क्राइब की गई है वो बिल्कुल सही है और नॉर्मल रेंज में है। जो डोज यहाँ पर बताई गई है वो है 0.8 mg। अब आपको सबसे पहले यहाँ पर बच्चे का जो वज़न है वो पाउंड में दिया गया है 110 पाउंड। इसे पहले आप केजी में कन्वर्ट करेंगे ताकि आप जो रेफरेंस ड्रग वैल्यू दी गई है उसमें ये डोज सेट बैठती है या नहीं, इसे आइडेंटिफाई किया जा सके। हम सभी जानते हैं कि 1 केजी के अंदर 2.2 पाउंड्स होते हैं, 2.2 lbs होता है। पाउंड को हम lbs के थ्रू लिखते हैं और यहाँ पर 110 पाउंड दिया गया है और इसे अगर हमें केजी में कन्वर्ट करना हो तो 2.2 से डिवाइड करेंगे तो बच्चे का जो वेट आएगा वो आएगा 50 kg। अब यहाँ पर बच्चे का वजन है 50 किलो
और जो रेफरेंस वैल्यू हमारी दी गई है वो है कि अगर मॉर्फिन की डोज 0.1 से 0.2 mg पर केजी पर डोज हो हर 3 से 4 घंटे के लिए तो वो नॉर्मल है। इस रेंज के अकॉर्डिंग मान लीजिए मैक्सिमम हम लगाते हैं कि 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 50 केजी जो कि बच्चे का वजन है, तो इस बच्चे को आप 10 mg तक की डोज दे सकते हैं। और यहाँ पर जो डोज प्रिस्क्राइब की गई है वो 8 mg ही है। इसका मतलब है कि जो डॉक्टर ने डोज प्रिस्क्राइब की है वो बिल्कुल सेफ रेंज में है, आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। होपफुली दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10, द मैक्सिमम इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन सीरम इज। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा है ये आपको बताना है। ए, जी, ई या एम। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इम्यूनोग्लोबुलिन जी सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला इम्यूनोग्लोबुलिन है और ये कुल इम्यूनोग्लोबुलिन्स का 80% होता है। ये एकमात्र ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके बच्चे तक पहुंच सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल फीटल हार्ट रेट एट बर्थ इन टर्म न्यूबॉर्न। एक टर्म पर जन्म लिए हुए बच्चे में हार्ट रेट कितनी होती है ये आपको बताना है। 80 to 100, 70 to 110, 120 to 160, 100 to 120। बेसिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। कई बार वैल्यूज का कंफ्यूजन आपको परेशान कर सकता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। यहाँ पर 120 से 160 बीट्स पर मिनट नॉर्मल हार्ट रेट मानी जाती है किसी भी टर्म न्यूबॉर्न के अंदर। अगर अडल्ट का पूछा जाए एग्जैक्टली तो आप बताएंगे 72 बीट्स पर मिनट, और रेंज के अंदर पूछा जाए तो 60 to 100 बीट्स पर मिनट। दिस इज द नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज परफॉर्मिंग एन असेसमेंट ऑन अ क्लाइंट who is 38 weeks gestation and notes that the fetal heart rate is 174 beats per minute. On the basis of this finding, what is the priority nursing action? 38 weeks के gestation वाली वुमेन में फीटस हार्ट रेट 174 बीट्स पर मिनट आती है, तो इस सिचुएशन में प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होना चाहिए? डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग, check the mother's heart rate, notify the obstetrician, tell the client that the fetal heart rate is normal. The right answer is option 3. 38 वीक्स के गेस्टेशन के अराउंड बच्चे का जो हार्ट रेट है वो 120 से 160 के अप्रॉक्स होना चाहिए। अगर बच्चे की हार्ट रेट 110 से कम या 170 से ज़्यादा आए तो इस सिचुएशन में तुरंत आपको फिजिशियन को या ऑब्स्ट्रेशियन को इन्फॉर्म करना है, बिकॉज इस हार्ट रेट की प्रेजेंस होने पर यह माना जाता है कि बच्चे में किसी प्रकार की कोई डिस्ट्रेस कंडीशन है, प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर। इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या हैं ये आपको बताना है। दे आर ग्लाइकोप्रोटीन्स, दे आर पॉलीसैकेराइड्स, दे आर लिपोप्रोटीन्स, दे आर एमाइनो एसिड्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट। Immunoglobulins are diverse group of plasma polypeptides, example glycoprotein, that bind antigenic proteins and serve as one of the body's primary defense against diseases. Immunoglobulin हमारी बॉडी में प्राइमरी डिफेंस सिस्टम के रूप में काम करते हैं और ये प्लाज्मा पॉलीपेप्टाइड के बने हुई स्ट्रक्चर होती है जिसमें
ग्लाइकोप्रोटीन एक मुख्य कंपोनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग नॉर्सेट 22 एग्जाम। When speaking to a group of junior high school students about first aid, the nurse explains there is a universal sign indicating choking and asks if any of the students knows what is it. Which student response is correct? क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर किसी पर्सन को चॉकिंग होती है यानी उसके एयरवे में कुछ फंस जाता है, इस सिचुएशन में यूनिवर्सल साइन कौन सा देखने को मिलता है? अगर किसी पर्सन के गले में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कुछ फंस जाता है जिसके कारण उसे सांस नहीं आ रहा हो, तो इस सिचुएशन में यूनिवर्सल साइन के रूप में कौन सा साइन देखने को मिलता है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए माउथ ओपन, इंडेक्स फिंगर पॉइंटिंग इन। इस सिचुएशन में पर्सन अपना मुंह खोल देता है और अपनी इंडेक्स फिंगर को अंदर की तरफ पिन करता है ताकि वो उस ऑब्स्ट्रक्शन को निकाल सके। या फिर हैंड्स ऑन नेक ओवर थ्रॉट एरिया, ये पर्सन अपने हाथों को नेक वाले एरिया पर रखता है। या फिर हैंड्स क्रॉस एट द नेक, वो अपने दोनों हाथों को क्रॉस्ड पोजीशन में नेक को होल्ड करके रखता है। या फिर माउथ ओपन, इंडेक्स फिंगर पॉइंटिंग एट ईच साइड ऑफ नेक, माउथ ओपन करके इंडेक्स फिंगर को माउथ के दोनों तरफ रखने की कोशिश। विच इज द करेक्ट ऑप्शन? यूनिवर्सल साइन ऑफ चॉकिंग। The right answer is option C. Universal sign of choking indicate hands crossed at the neck. आप इस चीज़ को अपने ऊपर प्रैक्टिकली करके देखिए। अपने दोनों हाथों से क्रॉस्ड पोजीशन में हाथों को क्रॉस करते हुए नेक को पकड़िए। ऐसा करना चॉकिंग में यूनिवर्सल साइन के रूप में माना जाता है, जाना जाता है, इम्पॉर्टेंट है। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट क्लास। बेस्ट ऑफ लक।